नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक दीर्घ कथा का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा आपने अगर न पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वे एक बुजुर्ग रिटायरमेंट को छूते हुए एक व्यक्ति हैं और जैसी उनकी सोच है उसकी वजह से घर में बच्चे और उनमें नोकझोंक चलती ही रहती है। उनके मन पर उनके गॉड फादर का काफ़ी प्रभाव है। समय के साथ आते हुए बदलाव को वे सभी समय प्रॉपर नहीं समझते, फिर भी इसके लिए वे किसी को दोष नहीं देते और कहीं ना कहीं उनके मन में इन परिवर्तनों से खुशी भी है। तो आइए सुनते कहानी सिल्वर वेडिंग, इस कहानी का दूसरा भाग। बच्चों का होना भी कितना ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो ही जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफतें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो देख कर आ जाना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा? जिम्मेदारी सर पर चढ़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है, भला लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया में उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना यही होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते बनता नहीं। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए ना, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम उठाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल अर्थात भगवान के चरणों से उठाए गए आशीर्वाद के फूलों में से एक फूल उठाकर अपनी शिखा में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस,
आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का जरा भी मन लगा नहीं। सच तो यह है कि वह बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं भीतर से। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं रहा है, तब वह उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा, है कि नहीं? नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं, जैसा करते हैं, करे। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी, उस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर से अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गोया फिर यत्नपूर्वक गीता की महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी के गम के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को आखिर कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए को ही भी उन्हें आराम से उधार दे देगा। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ तो कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते या परंपरा के किसी रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही तो वह दिल्ली चले गए और वहां रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारी के गिरस्ते में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा नहीं है क्या? हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ जरूर है, लेकिन वह समझते हैं कि उसके साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक भी तो है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में यह बगैर बाहों का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाले सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम कर अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए थे, मुझे तो वे सम हाउ एम प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं बल्कि इस परिवार में लीन रहता।
यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरता होगा। वानप्रस्थ के लिए प्रिस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते, और कहकर उनकी तरह ही वह झेंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर ले जाना शुरू कर दिया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर ही जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊं धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश भी की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज भी किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही से सख्त नफरत थी, सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया था। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताचा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार तो पूछ लिया करो। ऐसा कहते यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे हम क्यों कर पूछे। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी चले गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डेपो से कोयला लाना, ये सब काम अब आप छोड़ दीजिए बब्बा, अब हम ला कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से उन्होंने खुद ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को अब उठाना भी बंद कर दिया था। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से तो बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है,
बब्बा, हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए ऊपर से ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही बात समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में भी नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में चला जाता है। लेकिन क्या बेटे बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी सिल्वर वेडिंग, इस दीर्घ कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही कहानी के अंतिम हिस्से के साथ में। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।